हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। सो मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम BLLB के 10th सेमेस्टर की जो लैंड लॉज है उस सब्जेक्ट के हम लोग आज पहले यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसके आज हम कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए। मतलब कि हमारे यूनिट फर्स्ट के अंदर इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। डिवीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड उसके बारे में पढ़ेंगे। पावर एंड फंक्शंस क्या है रेवेन्यू बोर्ड के उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार एंड लेखपाल, इन लोगों के क्या फंक्शन है या कैसे इन लोगों का अपॉइंटमेंट है, वो सब चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में इस यूनिट से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से बेसिकली यूपी लैंड लॉस के ऊपर। तो देखिए जो हमारा यूपी रेवेन्यू कोड है वो 2006 का है, जिसे हम उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेबल है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये हमारा डील करता है उन सारे मैटर्स के साथ जो लैंड से रिलेटेड मैटर हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हैं, टेन्योर्स के हैं, रिफॉर्म्स के हैं, टीनेट्स के हैं। जो भी हमारे लैंड से रिलेटेड मैटर है वो सब हमारा यूपी रेवेन्यू कोड 2006 डील करता है। इस एक्ट के अंदर हमारे 16 चैप्टर्स दिए गए हैं, 234 सेक्शन है और 4 शेड्यूल हमें इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं। तो इसका जो मेन था वो ये था कि जो हमारा प्रोसीजर कॉम्प्लिकेशन है, जो प्रीवियस लॉज के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस थी उन सबको कम करा जाए, उन सबको कम करा जाए, इसलिए ये लॉ हमारा लाया। अब देखिए ये हमारा एक कोड है। अब कोड है ये, तो इसके अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स के जो मेजर पॉइंट्स है वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्योंकि हमारा जो एक्ट होता है वो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर होता है। जैसे कि हमारा सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बता रहे हैं, या सेल्स एंड गुड्स एक्ट उसके बारे में ही बता रहा है। अब जैसे हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड, तो वो सब हमारे कोड है। तो वो सिर्फ एक एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर काफी एक्ट्स इंक्लूड है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही भी हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड है जो बहुत सारे एक्ट इसके अंदर इंक्लूड करता है रेवेन्यू और लैंड्स के मैटर के अंदर। अब ये जो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा, जो ओल्ड लॉज थे उनको अबॉलिश कर दिया एंड न्यू कंबाइंड कोड जो था इन्होंने स्टैब्लिश करा अपने स्टेट बाउंड्रीज के अंदर। मतलब यूपी के अंदर एक इन्होंने न्यू लॉ स्टैब्लिश करा, ओल्ड लॉज को अबॉलिश कर दिया। और ये जो लॉ था ये काफी सिंप्लीफाइड तरीके से करा, इजियर एंड प्रोवाइड इमीडिएट जस्टिस, ताकि इजियर है और इमीडिएट जस्टिस प्रोवाइड हो सके लैंडलॉर्ड्स को और अदर पर्सन्स को। ठीक है, जो कम्प्लीटली डिपेंड है हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड लैंड पर, तो उन लोगों को इजिली जस्टिस प्रोवाइड हो सके, इसलिए ये हमारा जो यूपी रेवेन्यू कोड था वो लाया गया। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस गोल, ये जो लेजिस्लेटर्स ने इसे कंसिडर करा, इन्हें इसे इंट्रोड्यूस करा एक न्यू लॉ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। और इसका एक्ट नंबर है 8 2012। तो इन्हें प्रेसिडेंट के असेंट में ली, उसके बाद ये पब्लिश हुआ हमारा 12 दिसंबर 2012 में। एंड कम्प्लीटली एप्लीकेबल हमारे 11 फरवरी 2016 में हुआ था। 2012 में इसका हाफ पोर्शन एप्लीकेबल हुआ था, कुछ पार्ट्स हुए थे, कुछ रह गए थे। अब देखिए, जैसे कोड हमारा 2006 में रेडी हो चुका था, लेकिन उसको प्रेसिडेंट के जो एसेंट थे वो मिली इसे 2012 में। उसके बाद इसका कुछ पोर्शन इम्पोर्ट हुआ 2015 में, कुछ पोर्शन रह गया था जो कि हमारा 2016 के अंदर इन्फोर्स हुआ। तो जो हमारा यूपी रेवेन्यू कोड है ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव पीस है लेगिस्लेशन का, जो यूपी के अंदर जितने भी लैंड लॉज हैं उसके अंदर डील करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कलेक्शन है लॉस का, जो कि प्रीवियसली पास्ड हो चुके थे, जो कि सेम सब्जेक्टिव मैटर में डील करते थे, उन सब का ये कलेक्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब अगर हम बात करें इसी कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखिए यूपी रेवेन्यू कोड का देखो पहले तो ये था कि देखो एक लीगल और फ्रेमवर्क मिल सके लोगों को। ठीक है, इसने क्या करा, इसने अपडेट एंड अमेंड कर दिया लैंड रिकॉर्ड्स को, एंड रेवेन्यू सिस्टम को इसने अपडेट कर दिया और उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस कर दिए सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ इसने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करा। इसने क्या करा, यूपी रेवेन्यू कोर्ट ने अपना 39 एक्ट्स को रीअपील कर दिया और एक प्रॉपर डिवीजन बनाया लैंड का। ठीक है, एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को यूज करा
जिसमें इन्होंने मिनजुमला नंबर निकाला। अब ये मिनजुमला नंबर आप लोग जैसे आप सब लोग कोर्ट, काफी बच्चे होंगे जो कोर्ट जाते होंगे इस टाइम पे, तो शिजरा नंबर सुना होगा। वैसे शिजरा नंबर के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को देखा जाता है तो शिजरा नंबर मिजुला नंबर सेम ही होता है। उसके साथ साथ इसने मेंशन करा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू डिविजन्स का, मतलब एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बताया गया रेवेन्यू डिवीजन का, और उसके साथ साथ एक सेपरेट कैडर जो है रेवेन्यू ऑफिसर्स का इसके अंदर बनाया गया, जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश करा। और एक सेपरेट जुडिशियल रेवेन्यू ऑफिसर्स बनाए गए इसके अंदर। ये जो रेवेन्यू कोड है इसने एक प्रोसेस इस्टेब्लिश करा सेटलमेंट का एंड पार्टीशन का, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में हो, फैमिलीज के बीच में हो, चाहे वो इनहेरिटेंस के केसेस में हो, डिस्प्यूट के केस में हो। किसी भी केस में सेटलमेंट एंड पार्टीशन का कोई भी मैटर हो, किसी भी केस में, चाहे वो फैमिली का हो, इनहेरिटेंस का हो, कोई डिस्प्यूट हो प्रॉपर्टी पे या डिस्प्यूटेड लैंड हो, तो उन सबके लिए रेवेन्यू कोर्ट ने जो है एक प्रोसेस एस्टेब्लिश करा, सो दैट जल्द से जल्द लोग को जस्टिस मिल सके, जल्द से जल्द उस पर डिसीजन लिया जा सके। इसने एस्टेब्लिश करा एक लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, किसके लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, टीनेंट राइट्स के लिए। एंड इसके अंदर जो है टीनेंसी के लेके भी काफी प्रोविजन डाले गए, ठीक है, एंड पेयर रेंट के लेकर भी इसके अंदर काफी चीजें एड ऑन करी गई थी। ये बात करता है स्पेसिफाइज पावर की, काफी रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर की बात करता है कि इस तरह से वो एजुकेट कर सकते हैं लैंड डिस्प्यूट को, किस तरह से अपील जा सकती है हायर अथॉरिटीज में, तो वो सब चीजें हमें प्रोवाइड करी गई है। और अपील्स वाला आपका यूनिट 9 में है, तो हम लोग यूनिट वाइज चल रहे हैं, हम पूरा एक्ट एक साथ लेके नहीं चल रहे, जैसा आपके सिलेबस में है हम उस हिसाब से इसको लेकर, जैसे यूनिट 1 है ये, यूनिट 2 और 2-4 दिन में आ जाएगी, तो इस तरह से हम चल रहे हैं सीरीज में, पूरा एक्ट नहीं कवर कर रहे हैं हम इसके अंदर। हम वो प्रोविजन है वो बातें कवर कर रहे हैं जो कि हमारे यूनिट्स में दी गई है पेपर्स के अकॉर्डिंग। सो ये जो कोड है कंटेन करता है प्रोविजन किसके लिए, गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ गवर्नमेंट और कॉमन लैंड्स की, ठीक है, मतलब कोई भी अनऑथोराइज इंडिविजुअल उस पर कब्जा कर लेता है, तो उन सब चीजों को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो अगर इसके बात आ जाए ऑब्जेक्टिव्स की, तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स उसमें मेंशन कर सकते हैं, किसके, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006। अब हमने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी है, और ये वही डेफिनेशंस हैं जो पेपर में पहले आई हुई है, जो एग्जाम में डेफिनेशंस पहले आई हुई है, तो हमने वही डेफिनेशंस इसके अंदर बेसिकली यूज करी है, हमने पूरा का पूरा डेफिनेशन का सेक्शन नहीं उतारा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आबादी की, तो आबादी का मतलब है कोई भी ऐसा एरिया विलेज का, ठीक है, जिसको लोग रेसिडेंस के पर्पज से यूज करते हैं, अपने इनहेबिटेंट्स के पर्पज से उस एरिया को यूज करते हैं, और उसके अंदर हमारे सेहान एंड ग्रीन ट्रीज हैं, वेल हैं उसके अंदर हमारे, या और भी काफी ऐसी चीजें हैं जो कि, मतलब आबादी सिंपल से आप ऐसा मान लो कि जो हमारा विलेज एरिया होता है ना, जो गांव के निवासी होते हैं, आबादी उसे ही कहा जाता है, जो एक विलेज एरिया में लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पे एज अ रेसिडेंस बेसिस पर रह रहे हैं, ठीक है, तो वो सब हमारा आबादी के अंदर ही इंक्लूड होता है। अब बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के अंदर इसमें हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड है, एनिमल हस्बेंड्री भी इंक्लूड है, पिस्सिकल्चर भी इंक्लूड है, फ्लावर फार्मिंग भी है, उसके साथ साथ बी कपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग भी है। मतलब ये सारी टाइप की फार्मिंग जो है इसके अंदर इंक्लूड करी गई है, ठीक है ना। मतलब कहीं भी एग्रीकल्चर वर्ड यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि भैया इन चारों पांचों बातों की बात हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर। अगर बात करें एग्रीकल्चर लेबर की, और वैसे ये हॉर्टिकल्चर जिसमें फ्रूट्स एंड ट्री साथ में प्लांट कर देते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एनिमल्स को लेके, तो ये आप लोगों को वैसे पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पिस्सिकल्चर अपना फिशिंग के लिए होता है, फ्लावर्स फार्मिंग जो फूल वगैरह उगाते हैं, बी कीपिंग बेसिक है, उसके साथ साथ जो हमारा पोल्ट्री फार्मिंग होता है ये हमारा बर्ड्स के लिए होता है, जो लोग बर्ड्स वगैरह को रखते हैं उसमें ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। अब इसमें वो मुर्गी वगैरह कुछ भी XYZ जो भी इंक्लूड करते हो, तो वो सब इसमें आता है। तो एग्रीकल्चर के अगर इस कई सेक्शन, मतलब इस लॉ के अंदर एग्रीकल्चर की बात हो रही है, तो ये सब चीजें इंक्लूड कर रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। अब बात करें एग्रीकल्चर लेबर की, एग्रीकल्चर लेबर की, तो वो कौन है, कोई ऐसा पर्सन जिसका जो मेन सोर्स है लिवलीहुड का वो क्या है, वो मैनुअल लेबर करता है एग्रीकल्चर लैंड पे, मतलब एग्रीकल्चर लैंड पर वो काम करता है, वहां से अपना लिवलीहुड अर्न करता है, तो हमारा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरल लेबर में आता है, ठीक है, जो हमारा सेक्शन 2 के सब क्लॉज 3 के अंदर दिया है। बात करें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की,
मतलब कोई भी ऐसी स्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी ऐसी अंडरटेकिंग हो या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई एसोसिएशन हो जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई गई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिसका कोई स्पेसिफिक पर्सन हो किसी भी ऐसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट का। कलेक्टर के बारे में आया हुआ था, आबादी के बारे में आया हुआ था पहले पेपर में। तो बात करें कलेक्टर की, तो कलेक्टर के अंदर बात करिए कोई भी ऑफिसर जो अपॉइंट करता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसके अंदर हमारा दिया हुआ है एक एडिशनल कलेक्टर दिया है। ठीक है, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। असिस्टेंट कलेक्टर जो कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। और ये लोग वो सारी ड्यूटीज एंड फंक्शन करेंगे जो कि हमारे इस कोड के अंदर दिए गए हैं, और सारे फंक्शन एंड ड्यूटीज पे वो लोग परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बात करें फैमिली, फैमिली के बारे में भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो फैमिली क्या है, तो बेसिकली फैमिली को बताया गया है इन रिलेशन टू टेन्योर होल्डर, मतलब कोई भी व्यक्ति, वो खुद हो या कोई और हो, उसकी वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो। ठीक है। जुडिशली सेपरेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, वाइफ और हस्बैंड, ये थ्री बीच में गलत आ गया। जुडिशली सेपरेटेड ना हो, कोई माइनर सन हो, कोई माइनर डॉटर हो, लेकिन जो डॉटर है वो मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी मदर फादर एंड सन हो और माइनर डॉटर हो माइनर सन हो, वो सब एक फैमिली के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। लेकिन जो माइनर डॉटर है वो मैरिड नहीं होनी चाहिए या फिर कोई मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब बात करें ग्रोवलैंड की, तो ग्रोवलैंड बेसिकली ऐसा होता है कि बाग होता है ना, बाग के जैसा ही है ग्रोवलैंड, जिसमें बाग ही है, जिसमें हमारा स्पेसिफिक पार्ट जो होता है लैंड का, उसमें हम क्या करते हैं, काफी सारे ट्रीज लगा देते हैं। नॉट इंक्लूडिंग पपाया और बनाना प्लांट्स की इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बनाना और पपाया प्लांट को इसमें से एक्सक्लूड करते हैं। हमने प्लांटेड कर दिए देयर ऑन सच मैनर में जहाँ पे वो प्रिक्लूड हो सके, या फिर जब वो बड़े हो गए, जब वो फुल्ली ग्रोन हो गए, तो उन्होंने पूरा एरिया जो था कवर कर लिया। सो द लैंड और एनी कंसिडरेबल पोर्शन जो था उससे क्या हो गया, पूरा का पूरा यूज्ड हो गया, तो वो हमारा क्या माना जाता है, हमारा ग्रोवलैंड माना जाता है। ठीक है। ग्रोवलैंड मतलब पूरा बाग बन गया ना, हमने पेड़ लगाए इतने सारे और वो सारे बड़े हो गए, बड़ों के पूरे में उग गए, पूरे में भर गए, उस लैंड के अंदर सारे में ट्रीज भर गए, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, कवर हो गया। तो वो हमारा किस में आता है, हमारा ग्रोवलैंड में आता है। बात करें लैंड होल्डर की, तो लैंड होल्डर बेसिकली ओनर की बात हो रही है, मतलब कोई भी पर्सन जिसको रेंट मिलता है या फिर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चाहे वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट का हो, वो क्या होगा, वो पेबल होगा। आई होप सो आप लोग को समझ आ रहा हो, अगर प्लीज इससे कोई डाउट हो तो आप लोग अपने डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रिवेन्यू कोड्स की, तो बेसिकली मैंने रिवेन्यू कोड और रिवेन्यू ऑफिसर को सामने सामने लिखा है, वो भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर 14 पॉइंट्स हैं जो कि सारे सिमिलर हैं इसके साथ, और इसके अंदर 15 पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसमें डिफरेंस भी आ जाए तो ये डिफरेंस होते हैं। इसके अंदर बोर्ड एंड ऑल मेंबर्स होंगे, इसके अंदर कमिश्नर होंगे, इसके अंदर एडिशनल कमिश्नर होंगे, कलेक्टर्स होंगे, एडिशनल कलेक्टर होंगे, उसके साथ साथ चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, असिस्टेंट कलेक्टर्स होंगे। तो ये सब हमारे किस में है, ये सब हमारे रिवेन्यू बोर्ड में आते हैं। ठीक है। अब उसके साथ साथ अगर हम बात करें रिवेन्यू ऑफिसर की, तो हमारे जो रिवेन्यू ऑफिसर्स होता है उसमें कमिश्नर, उसमें बोर्ड के मेंबर नहीं, इसमें सीधा कमिश्नर आते हैं, हमारे एडिशनल कमिश्नर आते हैं, कलेक्टर्स आते हैं, एडिशनल कलेक्टर आते हैं, चीफ रिवेन्यू ऑफिसर आते हैं एंड सब डिविजनल ऑफिसर आते हैं। ये जो सब डिविजनल ऑफिसर है ये हमारा रिवेन्यू ऑफिसर में ही आते हैं, हमारे रिवेन्यू कोर्ट में नहीं आते। ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर ये सब सिमिलर है सारे के सारे, बट जो हमारा ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर है ये इसमें हमने ऐड ऑन करा है। ठीक है। आई होप कुछ समझ आया हो। तो ये हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे ऑफिसर्स हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, और ये सारे कोर्स हमारे रेवेन्यू कोड के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग अपना डाउट भी ड्रॉप कर दीजिएगा। अब हम बात करें टोंगिया प्लांटेशन की, तो टोंगिया प्लांटेशन के ऊपर भी केसेस जो है, केस कह रही हूँ, टोंगिया प्लांटेशन के ऊपर भी पहले जो है क्वेश्चन आ चुका है कि टोंगिया प्लांटेशन क्या होता है, उसे डिफाइन करना। ठीक है।
तो अगर हम बात करें टोंगिया प्लांटेशन की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है एफॉरेस्टेशन का। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर पेड़ उगाए जाते हैं। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करा जाता है, अर्लियर स्टेज में ही कर लिया जाता है, साइमल्टेनियसली विद कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप विद सीजन। मतलब कि हम एक ट्री के साथ साथ हम एक क्रॉप भी इसके अंदर, कल्टीवेटेड क्रॉप भी हम इसके साथ मिक्स करें, मतलब एक ट्री और एक क्रॉप, एक ट्री और एक क्रॉप, हम इस तरीके से उसको लगा रहे हैं साथ में। तो वो हमारे सारा का सारा टोंगिया प्लांटेशन के अंदर इंक्लूड होता है। और जब ट्रीज उसमें बड़े हो जाते हैं तो वो उस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, और जिस उस केस में जो हमने क्रॉप लगाई होती है उसको कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा टोंगिया प्लांटेशन कहलाता है कि हमने ट्रीज के साथ साथ हमने क्रॉप्स भी लगा दी उसके अंदर। अब ट्रीज तो बड़े बड़े हो गए जल्दी जल्दी और पूरा कवर कर लिया, अब आप उस क्रॉप्स को कल्टीवेट ही नहीं कर सकते सही से, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस चीज को हम टोंगिया प्लांटेशन कहते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 2 के सब क्लॉज 19 में दिया गया है। इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और 2 बार आया है शायद इसके ऊपर क्वेश्चन। बात करें विलेज की, विलेज मतलब कोई भी लोकल एरिया किसी भी तरह से हो, चाहे वो रिकॉर्डेड एज विलेज होना चाहिए कि इसमें हमारे रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, एंड इट्स इंक्लूड एन एरिया विच द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेसिफिक नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर सकती है टू बी विलेज। विलेज क्या है, कोई भी लोकल एरिया है जो कि हमारा रिकॉर्डेड है एज अ विलेज, इसके अंदर रिवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर वो एज अ विलेज लिखा हुआ है, तो वो हमारी क्या है, हमारी विलेज मानी जाएगी। या फिर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एरिया को इंक्लूड कर सकती है विलेज के अंदर अपने गेजेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम बात कर ले विलेज एरिस्टान की, तो ये क्या होता है, मीन्स कोई भी पर्सन जिसका जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो क्या है, मैन्युफैक्चर करना और रिपेयर करना ट्रेडिशनल टूल्स को। और वो ट्रेडिशनल टूल्स जो हमारे खेती में यूज होते हैं तो वो हमारा विलेज आर्टिशन में आता है। इम्प्लीमेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स और थिंग जो कि हमारे एग्रीकल्चर के पर्पज के लिए यूज करी जाती है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा विलेज आर्टिशन हो गया। इसके अंदर हमारा कोई कारपेंटर आता है, वेवर आता है, पॉटर आता है, ब्लैक स्मिथ, सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बारबन, वॉशरमैन। तो ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, और एनी अदर पर्सन वो नॉर्मली अर्न कर रहा है अपना लिवलीहुड बाय प्रैक्टिसिंग क्राफ्ट, जो क्राफ्ट की प्रैक्टिस करके भी अपना लिवलीहुड अर्न कर रहा है। ठीक है, तो वो भी हमारा इसके अंदर यूज होता है एज अ विलेज आर्टिशन। ठीक है, तो ये सब हमारा विलेज आर्टिशन के अंदर दिया गया है। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया हो, कोई भी डाउट हो प्लीज बता देना। ठीक है ना। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर ईयर या फसली ईयर ये आता है क्वेश्चन पेपर में। दोनों एक ही बात है, एग्रीकल्चर ईयर लिखा गया तो भी लिखना है, फसली ईयर लिखा गया तो भी लिखना है, जो कि हमारा 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और खत्म होता है हमारा 30 जून को। ठीक है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से। इंटरमीडिएटरी क्या होता है, इंटरमीडिएटरी होता है ना किसी भी चीज का बिचौलिया या जो बीच की चीज होती है, आपने सुना होगा। तो जो हमारा इंटरमीडिएटरी होता है इस स्टेट के रेफर से उसको कोई प्रोपराइटर बोला गया है, कोई अंडर प्रोपराइटर हो या फिर कोई सब प्रोपराइटर हो, कोई ठेकेदार हो या कोई परमानेंट लेसी हो, तो वो सब हमारे इंटरमीडिएटरी में काउंट हुए हैं। जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक तो आया नहीं। मिनजुमला नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया था, मतलब एक शजरा नंबर जो कि डिनोट करता है कंपोनेंट को, एक पार्ट को, एक फील्ड के पार्ट को डिनोट करता है। विच हैज बीन थ्योरेटिकली बीन पार्टीशन बट फिजिकली हैज नॉट बी पार्टीशन। मतलब ऐसा कोई लैंड जो थ्योरेटिकली पार्टीशन इसका हो चुका है कि भाई इसका शजरा नंबर ये है, इस लैंड का शजरा नंबर ये है, लेकिन जब आप उन्हें फिजिकली देख रहे हो तो आपको नहीं पता चल रहा कि इसका पार्टीशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारा मेंचुला नंबर होता है, जो कि हमारा सेक्शन 2 के सब क्लॉज 29 में दिया गया है। डेफिनेशन क्लॉज हमारा टोटल 29 तक ही है, लेकिन हमने सिर्फ वो डेफिनेशन डिस्कस करी है बच्चों जो एग्जाम में पहले आ चुकी है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर सेकंड के अंदर, बात करता है रिवेन्यू डिवीजन की, किस तरह से रिवेन्यू का डिवीजन करा गया है। तो देखिए, जो इसमें डिवीजन करा है वो कुछ इस तरह से करा है। देखिए, पहले तो होती है स्टेट। ठीक है, स्टेट का डिवीजन होता है, यूपी के अंदर 18 डिवीजन है। उसके साथ साथ इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आती है, 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी तहसील आती है, तहसील के अंदर हमारा प्रगनांस आते हैं, प्रगनांस के अंदर हमारा विलेज आता है।
दो या दो से ज्यादा तहसील हो सकती है, एक या एक से अधिक परगनास हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा अपनी विलेज हो सकती है। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 5 के अंदर दिया गया है। आई होप ये समझ आया। और ये सेम बात यहाँ पर लिखी है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड स्टेट को क्या करा गया है, स्टेट को डिवाइड करा गया है इनटू रेवेन्यू एरियाज के अंदर, जिसके अंदर हमारी डिवीजन होगी, जिसके अंदर टू और मोर डिस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होगा, टू और मोर तहसील होगी। एंड हर तहसील के अंदर क्या होगा, वन और मोर परगनाज होंगे। और हर परगना के अंदर क्या होगा, टू और मोर विलेज। ठीक है, अब बात करें अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू कोड, तो किस तरह से रेवेन्यू कोड का जो है कॉन्स्टिट्यूशन करा गया। अगर, और ये हमारा सेक्शन 6 के अंदर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू कोड, जिसके अंदर बात करा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकती है द डिस्ट्रिक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट अ डिवीजन। उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई डिवीजन है, या कोई तहसील जो कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी डिस्ट्रिक्ट को, या फिर कोई विलेज जो कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी तहसील को। तो यहाँ पर सब पे अपना रेवेन्यू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है अपना रेवेन्यू एरियाज। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उनका एमलगेशन कर सकती है, रीएडजस्टमेंट कर सकती है डिवीजन का, या फिर और किसी भी मैनर में, मतलब नाम भी चेंज कर सकती है, उसको ऑल्टर भी कर सकती है, उसके अबॉलिश भी कर सकती है। जैसे हुआ था ना अभी इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया था, मतलब हो गया है, तो वो सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होते हैं, वो ये सब कर सकती है। ठीक है, अब बात करें कलेक्टर की, तो इसमें क्या है, जो कलेक्टर है मे बाय एन ऑर्डर क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। वो अरेंज कर सकता है विलेज को इन अ तहसील, मतलब कोई भी जो विलेज है तहसील के अंदर उसको वो लेखपाल के सर्कल में कन्वर्ट कर सकता है। विलेज इन अ तहसील इंटू अ लेखपाल सर्कल, एंड लेखपाल सर्कल इंटू अ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल सर्कल के अंदर वो ये अरेंज कर सकता है। एंड उसके साथ साथ वो स्पेसिफाई भी करेगा जो हेडक्वार्टर्स होंगे ईच रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, वो उस सर्कल के अंदर जिस रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जहाँ पे हेडक्वार्टर होगा वो उनको वो चीज स्पेसिफाई करेंगे। समझ आया, बेसिक सी बात है कि ये क्या कर सकते हैं, जो विलेजेस है उसकी विलेज की जो तहसील है उसको लेखपाल के सर्कल में डाल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या लेखपाल का जो सर्कल है उसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर के सर्कल में चेंज कर सकते हैं। और ये जो सर्कल में ये लोग अरेंजमेंट करेंगे उस अरेंजमेंट के अंदर ये लोग हेडक्वार्टर भी स्टेब्लिश करेंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का सर्कल के अंदर। ओके, तो इसी के साथ साथ अपना आगे बढ़ते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू कोड की बात करी है। अगर बात करी जाए इसके मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, हाँ जी, तो बात हो रही है इसके मेंबर्स की। तो इसके अंदर जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे जिसके अंदर चेयरमैन होंगे एंड अदर मेंबर्स होंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ जी इतने रिक्वायर्ड है। एंड जो बोर्ड एंड अदर चेयरमैन होंगे उसमें हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होंगे एंड जुडिशियल मेंबर भी होंगे। एंड जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होंगे वो हमारे कमिश्नर के नीचे से रैंक के नहीं होने चाहिए। और जो हमारे जुडिशियल मेंबर होंगे वो हमारे कलेक्टर की पोस्ट से डाउनवर्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ जो इनका मेन फंक्शन है बोर्ड का वो ये है कि वो एज अ चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी काम करेंगे केसेस के डिस्पोजल को लेके, रिविजन्स को लेके, अपील को लेके। ठीक है, और ये जितना भी काम करेंगे बोर्ड मेंबर्स, जो भी काम करेगा वो सब्जेक्ट होगा स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, वो सारा का सारा उनका काम। ठीक है, इस कोर्ट के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सब किस में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरविजन में वो काम होगा। इसके अंदर कमिश्नर और एडिशनल एडिशनल कमिश्नर्स होंगे। कमिश्नर शेल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट करेगी ईच डिवीजन में कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज्यादा एडिशनल कमिश्नर को, वो अपॉइंट कर सकती है एक ही डिवीजन में या एक से ज्यादा डिवीजन में। उसके साथ साथ कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स को भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स होंगे। कमिश्नर्स हमारे डिवीजन में है, कलेक्टर्स हमारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर में बोला गया है जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास, जो कि सर्व करेंगे एक्स्ट्रा सब डिविजनल ऑफिसर्स को एक या एक से ज्यादा तहसील में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स क्या होते हैं, इनका रोल होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर इज टू
लुक आफ्टर द प्रॉपर मेंटेनेंस, ये प्रॉपर मेंटेनेंस को देखेंगे, सुपरविजन करेंगे कि भैया विलेज में काम सही से चल रहा है नहीं चल रहा, विलेज में जो लैंड के रिकॉर्ड है उसको सही से मेंटेन करा जाए, उन सब पर ध्यान रखते हैं हमारे चीफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। सेटलमेंट ऑफिसर है भैया, अगर कहीं पे लैंड डिस्प्यूट हो गया है या किसी भी तरह का इनहेरिटेंस का डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी को लेके या किसी एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल लैंड को लेके, तो ये क्या करेंगे, ये वहां पर रिजॉल्व कराएंगे डिस्प्यूट। ठीक। उसके बाद ये जो हमारे रिकॉर्ड ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए रिकॉर्ड को। पार्टीज के जो भी रिकॉर्ड्स है ये उन सबको मेंटेन करते हैं, डे टू डे जो डीलिंग होती है रिवेन्यू कोर्ट्स में उन सब चीजों को ये मेंटेन करते हैं। तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशल, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट होता है वो अपॉइंट करते हैं किसी भी पर्सन को एज अ तहसीलदार, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एज अ तहसीलदार उनको अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि हमारे टैक्स ऑफिसर होता है। एक होता है हमारा नायब तहसीलदार, तो जो हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी पर्सन को एज अ नायब तहसीलदार, और तहसील के लिए वो नायब तहसीलदार को भी अपॉइंट कर सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक कर दीजिए। अब बात करें पावर ऑफ रेवेन्यू बोर्ड। आखिरकार पावर क्या है रेवेन्यू बोर्ड की। सेक्शन 7 के अंदर हमें बताया है कि जो हमारा यूपी लैंड रेवेन्यू कोड है, इसका जो बोर्ड है रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑफ बोर्ड रेवेन्यू के बारे में बताया है। इसके अंदर कहा गया है कि देयर शेल बी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए अपने पास क्या है, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसके अंदर हमारे चेयरमैन होंगे एंड सच अदर मेंबर होंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ जी ये ठीक है और टाइम टू टाइम उन्हें अपॉइंट कर सकती है। इसमें ये भी कहा गया है जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड है फंक्शन करेगा इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, शेल बी डीम टू बी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस, मतलब जो भी कोर्ट इसके आने से पहले से काम कर रहे थे उनको ऐसा माना जाएगा कि वो इस कोर्ट के अंदर ही काम कर रहे थे। नो पर्सन शेल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज रेवेन्यू ऑफिसर इन यूपी लैंड रेवेन्यू कोर्ट। ऐसे किसी भी व्यक्ति को ये अपॉइंट नहीं करेंगे, जो कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है लोअर नहीं होना चाहिए हमारा कमिश्नर से, कमिश्नर या फिर उससे अबव रैंक का होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर के लिए भी हमारा और अगर हम बात करें जुडिशियल मेंबर ऑफ द रेवेन्यू बोर्ड उत्तर प्रदेश, तो इसके अंदर बोर्ड एंड रेवेन्यू ऑफिसर को अगर ध्यान रखा जाए तो उसमें कलेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। कलेक्टर होगा चलेगा, कलेक्टर से ज्यादा होगा वो भी चलेगा, लेकिन उससे बिलो नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टाइम टू टाइम जो है अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी भी सब्सिक्वेंट टाइम में वो अपॉइंटमेंट कर सकती है, किसी भी मेंबर को कोई सी भी डेसिग्नेशन वो दे सकती है। अब इनकी पावर होती है ज्यूरिसडिक्शन की, अगर हम बात करें कि इनकी क्या ज्यूरिसडिक्शन है, तो जो हमारा बोर्ड है वो हमारा चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा। वो सारे मैटर्स उसको सुनेगा, डिस्पोज करेगा, अपील एंड रिवीजन उन सब के लिए काम करेगा हमारा जो बोर्ड है। उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंट, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल होगा वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा सारे मैटर्स के रिगार्डिंग। और ये जो प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू दिस प्रोविजन द बोर्ड शेल एक्सरसाइज परफॉर्म एंड डिस्चार्ज पावर्स, तो बोर्ड क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, अपनी पावर्स को परफॉर्म कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है। उसके साथ साथ ही वो सारे फंक्शन एंड ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो कि इस कोड के अंदर इनको दी गई है या फिर किसी दूसरे लॉ में जो उस टाइम पर है उसमें जो पावर्स इन्हें दी है ये वो सारी पावर्स को यूज करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकता है किसी भी मेंबर को बोर्ड के कि वो एक्सरसाइज करे और परफॉर्म करे या डिस्चार्ज करे अपनी ड्यूटीज को। उसके साथ साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर लोकेलिटी और मैटर ऑल और एनी ऑफ द पावर्स फंक्शन एंड ड्यूटीज कन्फर्ड और इम्पोज ऑन द बोर्ड, तो इन्हें कोई सी भी ड्यूटीज या पावर कन्फर्ड करी जा सकती है बोर्ड। अगर इनकी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जितने भी हमारे रेवेन्यू मैटर्स हैं या जो अपील आ रही है, रिवीजन आ रही है, केसेस आ रहे हैं, वो सब इनके पास आ सकते हैं। ठीक है, इनको स्पीडी डिस्पोजल देना होगा केसेस को। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन पे टाइम टू टाइम क्या कर सकती है, इन पे कोई ड्यूटीज लगा सकती है परफॉर्म करने के लिए, या फिर किसी मेंबर को भी अपॉइंट कर सकती है जो इनके साथ में परफॉर्म करे ड्यूटीज। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस अंडर सेक्शन 9। अब सेक्शन 9 कहता है इनके पास पावर है कि अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिजनेस। सब्जेक्ट टू सर्च रूल एंड ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मे मेक और इशू
द बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड बिजनेस अमंग इट्स मेंबर एज बोर्ड में डीम फिट। अगर बोर्ड को ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास काम का बहुत ज्यादा बर्डन है या बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो बिजनेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है आगे। एंड जो चेयरमैन होगा वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेंच और बेंचेस कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर देन वन मेंबर्स फॉर डिस्पोजल ऑफ अ पर्टिकुलर केस और क्लास ऑफ केसेस। चेयरमैन के पास अथॉरिटी है कि यार बहुत सारा बल्क हो गया है काम का, नहीं समझ में आ रहा कैसे कैसे सब होगा, तो वो बेंच या फिर बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि केसेस का डिस्पोजल हो सके। ऑल ऑर्डर्स और डिक्रीज जो ये पास करेंगे मेंबर्स इसके बोर्ड के, तो उनको माना जाएगा विद सच डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी डीम टू बी ऑर्डर डिक्री एज में पास में बी बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड ने डिस्ट्रीब्यूट करा बिजनेस और जिसे डिस्ट्रीब्यूट करा है उन्होंने कोई डिग्री या कोई ऑर्डर पास करा है, तो उसको माना जाएगा जैसे कि वो ऑर्डर और वो डिग्री बोर्ड ने ही पास करा। ठीक है। अब डिसीजन ऑफ बोर्ड, उत्तर प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड सेक्शन 10 के अंदर बात करता है बोर्ड के डिसीजन। तो जब भी हम बात करते हैं बोर्ड के डिसीजन की, सो वेयर एनी प्रोसीडिंग कमिंग अंडर दिस कंसिडरेशन ऑफ द बोर्ड, कोई भी अपील हो या रिवीजन हो जो हर्ड करी गई किसी भी बेंच के द्वारा जिसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर्स हो, द केस शेल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ सच मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी। मतलब कोई भी ऐसा केस हो जिसमें दो या दो से ज्यादा बेंच बैठी हो, तो उसी में क्या होता है, मेजोरिटी जो कहेगी उस चीज को मान्यता दी जाएगी। Where the members of board constituting the bench are equally divided in opinion as a decision of a case, it shall be heard by larger bench. अगर टाई हो गया, चार लोग, चार बेंचेस थे, अब जैसे टाई हो गया, तो टाई के केस में क्या होगा, वही जो डिसीजन होगा वो लार्जर बेंच को दिया जाएगा। ठीक है, और वो जो बेंच होगी वो कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, चेयरमैन उनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, वो हमारे लार्जर बेंच को दिया जाएगा। All decision given by members sitting singly or division benches comprising two members or larger bench constitute as aforesaid shall be deemed to decision of the board। मतलब कि जो सिंगल बेंचेस के मेंबर हो या मतलब कोई सिंगल हो या फिर कोई डिवीजन हो बेंच की, वो लोग जो ऑर्डर देंगे, दो मेंबर हो या दो से ज्यादा की बेंच हो, तो वो लोग जो भी ऑर्डर देंगे उसका एज अ डिसीजन ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब बोर्ड का डिसीजन उसको माना जाएगा। इसके साथ साथ इनकी कुछ अदर पावर्स दी हुई है सेक्शन 9 के अंदर, जिसमें ये किसी भी रिकॉर्ड्स के रिलेटेड कह सकते हैं, किसी प्रोसीडिंग को ये लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ पे वर्किंग स्टेटस चल रहा है, कि आज भी केस, आज भी मैटर वहीं तो नहीं है जहाँ पे 2 साल पहले था। उन सब चीजों पे ये काम कर सकते हैं। ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई जो ड्यू प्रोसेसर लॉ का उसको फॉलो करा जाए लोअर कोर्ट्स के अंदर, रेवेन्यू कोर्ट्स में। उसके साथ साथ इनके पास पावर होती है कि ये एक केस को दूसरे रेवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो रेवेन्यू कोर्ट हायर हो या फिर इक्वलेंट कोर्ट हो। अब हमने पढ़ी कुछ पावर्स, अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। बात करें फंक्शन की, तो देखिए पहले तो इनका फंक्शन है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं जो कि इनका काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैनेज करते हैं स्टेट के मनी को। और बोर्ड बनाया इसलिए गया है ताकि वो इन सब चीजों पे ध्यान रखे कि इस तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रही है या कैसे कैसे रेवेन्यू आ रही है, उन सब चीजों पर ये ध्यान देते हैं। क्योंकि ये ध्यान देते हैं गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, सो ये लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा रेवेन्यू बोर्ड का। लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, हमारा जो इन उत्तर प्रदेश जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट है उन सबको सुपरवाइज करेगा। वो सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा, मतलब लैंड के जो रिकॉर्ड है उसके एरिया के अंदर उन सबको मेंटेन करेगा। सेटलमेंट ऑपरेशंस, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड सर्वेज एंड एजुकेशन प्रोसीजर जो है ये सब डिटरमाइन करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स एंड द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लैंडलॉर्ड्स की, और ये फ्रेमवर्क दे लोगों को ताकि जो ओनरशिप के रिगार्डिंग, जो टेनेंसी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं उन सब में सेटलमेंट करी जा सके, तो ये सेटलमेंट ऑपरेशंस भी हेल्प कर सकता है टाइम टू टाइम। बात की जाए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो देखिए लोग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाएगा, हमारा जो बोर्ड है वो ध्यान देगा कि डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सके। ठीक है, कोई भी लैंड डिस्प्यूट है, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर अथॉरिटेटिव बॉडी, इन सब चीजों में एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कि जो भी ऐसे मैटर है जिनके अंदर हमारा ओनरशिप बाउंड्रीज या एसोसिएट कंसर्न्स हैं, मतलब कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है किसी भाई कोई बाउंड्री पार कर दी किसी ने, तो ओनरशिप का डिस्प्यूट है, तो उन सारे केसेस में उसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन
जो है बोर्ड करा सकता है, ताकि जो डिस्प्यूट है उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करा जा सके। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा वो क्या करेगा, वो हमारा पॉलिसी फॉर्म करेगा, उसके साथ साथ ध्यान करेगा कि जो पॉलिसीज है उसका एग्जीक्यूशन हो। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम है ये स्टैंड करती है टेस्टमेंट एंड इट्स कमिटमेंट टू लीगल एक्सीलेंस। तो ये इंश्योर करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो हमारा स्कीम्स का, मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का वो ग्रास रूट लेवल पे हो सके। मतलब जो लोगों को काफी मतलब बाकी में जरूरत है स्कीम्स की, वो स्कीम वहां तक पहुंच सके। तो ये उन सब चीजों का ध्यान रखेगा हमारा। ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझ आया हो जो कि हमने अभी डिस्कस करा। बात करें इस यूनिट से प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे, तो पहली बात एग्रीकल्चर ईयर के बारे में आया, हमने अभी पढ़ा। फैमिली हमने पढ़ा, आबादी हम लोग ने पढ़ा क्या होता है। टोंगिया प्लांटेशन हमने देखा, जब एक साथ दो दो प्लांट, एक हमने ट्री लगा दिया, साथ में कल्टीवेशन कर दी, दो दो चीजों की। अब ट्री ने पूरा कवर कर लिया, वो उसको हम कल्टीवेट दोबारा नहीं कर सकते, पॉसिबल इम्पॉसिबल हो गया है। तुम्हारा टोंगिया प्लांटेशन में आता है। रिवेन्यू कोड हमने अभी पीछे पढ़ा। अब मुझे ये खातूनी करके था, तो खातूनी क्या है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होती है जो सर्व करता है मल्टीपल पर्पसेस के लिए, चाहे वो ओनरशिप प्रूफ हो। एज अ प्रूफ ये डॉक्यूमेंट यूज करी जाती है। इसको हम खेतावनी भी कहते हैं। ठीक है, अगर पेपर में खेतावनी आ जाए, खतौनी आ जाए, तो आप समझ जाना कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है जो मल्टीपल पर्पसेस के लिए सर्व करी जाती है। ठीक है। आदिवासी, तो ये आदिवासी का तो अभी इस कोड में दिया हुआ है नहीं, या फिर हाँ वैसे मैंने देखा तो नहीं अभी स्टार्टिंग में। अगर अभी नेक्स्ट यूनिट में जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे अगर ये आएगा तो मैं वहां पर इसको डिस्कस कर ले। क्योंकि अभी हमारा 4 नंबर में ऐसे काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे मिटुएशन का जो क्वेश्चन है, काफी ऐसे क्वेश्चन है जो कि दूसरे यूनिट्स के हैं। तो वो हम जब हम नेक्स्ट यूनिट लाएंगे तो उसके अंदर वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस पावर एंड फंक्शन ऑफ कलेक्टर, डिफाइन jurisdiction and procedure of revenue court under उत्तर प्रदेश revenue court, डिफाइन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, एंड स्पेशली मेजर तो यही है कि समझ आई हो। और अगर किसी को कोई डाउट हो, प्लीज आप लोग अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग अस।